Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today we are going to learn a lesson of history from class 8, lesson number 4, the freedom struggle of 1857. This is a big lesson and I shall be providing you the explanation of the entire lesson in English and Hindi mix, as well as the question answers will be there. You can find the question answers in the description box. That is, a link is there and you can get the question and answers in the PDF form from that link. If you are new to my channel, please do like them, subscribe them and share them with your friends. And don't forget to press the bell icon so that you can get all my latest videos. Come on. Now let us start with this chapter explanation. It's a lengthy chapter as I said, but I will be trying to cover the entire lesson in this one video only. Okay, now in 1857, a great struggle took place in India which completely shook the British government. We all know about the 1857 struggle that is known as the first independence fight or the first independence struggle, पहली आज़ादी की लड़ाई. और इस पूरी लड़ाई ने ब्रिटिशर्स को हिला के रख दिया था. In 1857, a great struggle took place in India which completely shook the British government. And this struggle did not arise all of a sudden. Earlier as well, many such struggles took place in India against the British. The scope of the struggle of 1857 and its background was taken into consideration by V.D. Savarkar in his book The Indian War of Independence. Later, many revolutionaries got inspiration from it to fight against the British. अब ये जो पूरा स्ट्रगल जो हुआ था, ये सडन ऑल ऑफ अ सडन नहीं था. ये स्ट्रगल इसके पहले भी 1857 के पहले भी बहुत सारे छोटे मोटे स्ट्रगल हुए थे इंडिया में, लेकिन जिनको ब्रिटिशर्स ने दबा दिया था, जिनको ब्रिटिशर्स ने पनपने ही नहीं दिया, बढ़ने ही नहीं दिया. तो ये जो 1857 का स्ट्रगल है, इसका स्कोप यानी कि कितना फैलाव था, कहाँ कहाँ हुआ ये स्ट्रगल और इसका बैकग्राउंड मतलब क्या क्या कॉजेज थे, क्यों हुआ ये स्ट्रगल, और ये सारी चीजें जो है वी.डी. सावरकर ने अपने बुक में लिखी है जिसका नाम उन्होंने दिया है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. ये हमारा पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था और पहला स्ट्रगल था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इतने बड़े पैमाने में. सो लेटर मेनी रिवोल्यूशनरीज गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. ये हालांकि हमारा पहला सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और वो पूरी तरह से क्रश भी हो गया था. ब्रिटिशर्स ने उसको पूरी तरीके से क्रश कर लिया था. लेकिन इस वॉर ने जो सीड्स फ्रीडम की इंडियंस के माइंड में डाली थी, उसके वजह से कंटिन्यूअस ऐसे स्ट्रगल्स आगे होते रहे और फाइनली नतीजा ये हुआ था कि 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी. लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत आसान, इतना आसान नहीं था. बहुत ज्यादा स्ट्रगल और ट्रबल्स हमने देखी है. लेट्स गो अहेड. स्ट्रगल बिफोर 1857. अभी 1857 में तो ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, लेकिन उसके पहले के स्ट्रगल्स क्या थे, जो छोटे मोटे स्ट्रगल्स थे, लेट अस लर्न अबाउट देम. एट एवरी प्लेस वेयर द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, द लोकल पीपल हैड टू बेयर द इल इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. The Indians started feeling that they are exploited in every strata due to the company's rule. This resulted in increase of discontent against their rule. तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था, सबसे पहले ब्रिटिशर्स नहीं थे. ब्रिटिशर्स मतलब इंग्लैंड में एक ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी थी, वो आई थी यहाँ पे और उसने अपना रूल यहाँ पे स्टार्ट किया था. तो उन लोगों ने, पहले यहाँ पर कंपनी का रूल था. तो जब ये लोग आए, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, तो लोकल पीपल को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ी थी उनके रूल की वजह से. और इसी वजह से इंडियंस के मन में जो है उनके लिए गुस्सा पनपता गया, बढ़ता गया. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इंडियंस को हर फील्ड में एक्सप्लॉइट किया, हर जगह पर एक्सप्लॉइट किया कंपनी के रूल ने. चाहे वो एग्रीकल्चर में फार्मर्स हो या फॉरेस्ट में काम करने वाले लोग हों या सोल्जर्स हो या जमींदार्स हो या नवाब्स, प्रिंसेस, हर कैटेगरी के लोगों को उन्होंने परेशान किया है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है ब्रिटिशर्स ने. और इसीलिए ये लोग जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा हो गए थे. जैसे कि यहाँ देखिए, फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकेम बैंकरप्ट ड्यूरिंग द कंपनी रूल. जब कंपनी रूल था यहाँ पे, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी का जब रूल था, तो फार्मर्स और कॉमन पीपल तो पूरी तरीके से ना कंगाल हो गए थे, बैंकरप्ट, कंगाल. उनके पास एक पैसा नहीं था खुद के लिए खर्चने के लिए.
In 1770 there was a major famine in the Bengal province. 1770 में एक बहुत बड़ा सूखा वहां पर पड़ा था बंगाल प्रोविंस में. बट द ब्रिटिश रूलर्स वर इनडिफरेंट एंड इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द इंडियन पीपल. लेकिन ब्रिटिश रूलर्स को तो सिर्फ अपना टैक्स से मतलब था. अभी इंडियन सफर कर रहे हैं, क्रॉप्स उग रहा है नहीं उग रहा है, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं था. फार्मर्स की कमाई हो रही है नहीं हो रही है, उनको खुद को खाने के लिए है कि नहीं है, तो ब्रिटिशर्स को इससे कुछ लेना देना नहीं था. उनको सिर्फ अपना पैसा चाहिए था टैक्स का. तो ब्रिटिशर्स बहुत इनडिफरेंट थे और इनसेंसिटिव थे. तो फ्रॉम 1763 to 1857 the peasants of Bengal participated in the rebellion led by सन्यासी फकीर. तो 1763 से 1857 यानी ऑलमोस्ट एक साल का, करीब करीब 100 साल का हम समय देख सकते हैं यहाँ पे. 1763 से 1857 यानी ऑलमोस्ट 100 में समझो आप 6 साल कम है. तो इतने साल 94 इयर्स तक ये स्ट्रगल चला है. पीजेंट्स ऑफ बंगाल इन्होंने पार्टिसिपेट किया ऐसे कई सारे रेबिलियंस में, यानी कि मोर्चे में जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, जिनमें से एक था सन्यासी फकीर के द्वारा लीड किया गया. और ऐसे ही बहुत सारे रिवॉल्ट्स चले थे गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया. उमाजी नायक ऑल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग फाइट. ही ऑर्गेनाइज्ड द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. They drew a declaration and appealed to fight against the British and overthrow the government. अभी जैसे कि मैंने कहा, ये जो सन्यासी फकीर है, इन्होंने तो ये रिवॉल्ट लेड किए बंगाल में. उसके अलावा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, इन सब जगह पे ऐसे रिवॉल्ट्स हुए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ. उमाजी नायक जो थे वो महाराष्ट्र के थे. उमाजी नायक ने भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट दिया था. उन्होंने रामोशीज को ऑर्गेनाइज किया. रामोशीज एक कम्युनिटी है, इंडिया में एक कम्युनिटी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन जगहों में बेसिकली ये कम्युनिटी के लोग रहते हैं. तो रामोशीज को यूनाइट किया था उमाजी नायक ने, जो खुद एक रामोशी ग्रुप के ही थे. और वहाँ के जितने भी लोकल यूथ थे, यूथ यानी सब यंगस्टर्स, जवान, गर्म खून वाले, उन सबको जमा किया. ही ऑर्गेनाइज देम एंड ही स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. उन्होंने तो एक डिक्लेरेशन भी बनाया. डिक्लेरेशन मतलब रूल्स कि उनको क्या करना है. एंड अपील टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ओवरथ्रो द गवर्नमेंट. मतलब आपस में उन्होंने एक डिक्लेरेशन बनाया कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करेंगे और ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट यहाँ से निकाल देंगे. दे इंस्पायर्ड पीपल इन पुणे, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर एक्सेट्रा. उन्होंने इन सभी जगहों के लोगों को इंस्पायर किया कि इवन दे शुड फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय द ब्रिटिशर्स. उन लोग को भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. इन 1832 उमाजी नायक वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ इन पुणे. अब क्योंकि उमाजी नायक इन सभी लोगों को उकसा रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करने के लिए एक कर रहे थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उमाजी नायक को ही अरेस्ट करके उनको फांसी की सजा सुना दी. पुणे में उनको डेथ सेंटेंस हुआ था. अब पहले मैं आपको ये पाइका रेबिलियन के बारे में बता देती हूँ, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड. पाइका रेबिलियन जो है मेडिवल टाइम में, मतलब मिडिल जो टाइम पीरियड है उस वक्त हुआ था. ये पाइका करके एक सिस्टम था. इस सिस्टम के अंदर क्या होता था, राजा जो है अपने सोल्जर्स को है ना लैंड्स ग्रांट में देते थे काम के लिए. तो एक मतलब स्टैंडिंग आर्मी, मतलब इन द सेंस कि कुछ लोग जो है वो राजा के लिए, वो उनकी आर्मी भी नहीं थी बट वो राजा के लिए कभी भी सपोर्ट में रहते थे. कभी भी राजा किसी भी लड़ाई में जाता था तो उनको सपोर्ट करते थे. तो ऐसे लोगों को राजा क्या करते थे, जमीन ग्रांट में देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट कि भाई ये जमीन अभी तुम संभालो, ये तुम्हारी हो गई. तो उसको बोलते हैं पाइका सिस्टम. और ये जो जमीन है, ओनरशिप जो है, जैसे जिसको दी गई है फिर उसके बाद उसका बेटा संभालेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा, तो जनरेशन से जनरेशन ऐसे ये लोग जो है संभालते आ रहे हैं. फ्यूडल सिस्टम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं. तो किंग यूज टू गिव द लैंड इन फेवर ऑफ द जॉब. और बदले में किंग को जब भी जरूरत होती थी अपने फाइट में, तो ये लोग किंग के लिए हमेशा खड़े रहते थे फाइट करने के लिए. तो इसे कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी. स्टैंडिंग आर्मी मतलब ये प्रॉपर आर्मी नहीं है, लेकिन आर्मी का काम करती है जरूरत पड़ने पर. तो पाइकास जो है उनका लिवलीहुड इसी जमीन से चलता था. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने ये सारी जमीन कब्जे में ले ली, अपने कब्जे में ले ली. और उन्होंने कह दिया कि राजा की दी हुई ये जमीन का हम नहीं मानते कि ये तुम्हारी जमीन है. तो ये उन्होंने सारी जमीन जो है अपने अंडर में ले ली. तो इसके वजह से पाइकास बहुत ही ज्यादा नाराज थे.
ऊपर से कॉमन मैन भी उस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, नाराज थे ब्रिटिशर्स से। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट, नमक जैसी चीज है, नमक जैसी चीज के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था नमक पे, नमक बहुत महंगा कर दिया था। अभी नमक तो खाने पीने में लगने वाली एक कॉमन चीज है जो हर घर में लगती है, और ऐसी चीज, कॉमन चीज का भाव बढ़ा देना यानी लोगों की कमर तोड़ देना, ऐसा काम हो जाता है। तो पाइकास जो है उन्होंने दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1817। तो दिस इज पाइका रेबिलियन, इसका एक आंसर भी है और ये इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार एग्जाम में। बख्शी जगन बंधु विद्याधर लेड दिस रिवोल्ट, तो ये आपको फिलअप में पूछ सकते हैं, बख्शी जगन बंधु विद्याधर हु लेड दिस पाइका रिवोल्ट, बख्शी जगन बंधु विद्याधर लेड दिस रिवोल्ट। ओके, अब आते हैं हम, और ये पाइका वाले जो है बेसिकली ओडिशा में पाए जाते हैं, ओडिशा है ना। द इंग्लिश कॉन्कर ओडिशा, 1803 में इंग्लिश ने जब कॉन्कर किया था ओडिशा ने, ओडिशा को, तब ये हेरिडिटरी लैंड्स जो भी थी ना पाइकास के बच्चों के बच्चों के बच्चों के पास में जो भी लैंड थी वो सब ब्रिटिशर्स ने ले ली थी उनसे, इसीलिए वो गुस्सा हो गए थे। नाउ द इंडियन ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश रूल। देयर लाइवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। The British laws put restrictions on it. Consequently, Bihar, Kolam area of Chota Nagpur, Gonds of Orissa, Santhals of Bihar fought against the British. अब क्या हो गया, जो ट्राइबल कम्युनिटी है एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज, ये जो कम्युनिटीज है ये बेसिकली फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं और इनका लाइवलीहुड पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे ही चलता है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने नए नए लॉज बना दिए और रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए कि आप ये फॉरेस्ट एरिया कट नहीं कर सकते, यहाँ काम नहीं कर सकते। तो अब आप जिनका जीने का जरिया ही वो है, वहीं पर उन्हें काम करने से मना कर देंगे तो वो खाएंगे क्या? तो ये इंडियन ट्राइब्स और फॉरेस्ट कम्युनिटीज ये पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। उन्होंने चैलेंज किया ब्रिटिश रूल को, लड़ाई की। तो कई जगहों पर ऐसी लड़ाई हुई थी इन ट्राइबल और फॉरेस्ट कम्युनिटीज की, जैसे कि बिहार में कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड्स ऑफ ओडिशा, मतलब गोंड एक कम्युनिटी है, ओके। कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड्स ऑफ ओडिशा, ओडिशा में है गोंड कम्युनिटी। संथल्स ऑफ बिहार, संथल्स भी एक कम्युनिटी है बिहार के। दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। देन नेक्स्ट द गडकरीज फ्रॉम कोल्हापुर एंड फोंट सावंत फ्रॉम कोंकण ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश। मतलब कोल्हापुर से कौन है? गडकरीज, एंड कोंकण से कौन है? फोंट सावंत। तो बेटा ये जो आपका पैसेज है ना, ये जो पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा मैच द कॉलम में आ सकता है। जैसे गोंड्स ऑफ ओडिशा, संथल्स ऑफ बिहार, Gadkaris of Kolhapur, Fond Sawant from Konkan. All these people challenged the British. So before 1857, some zamindars and royal class from British territories rebelled against the British. 1857 के पहले भी, ये तो 1857 का रिवॉल्ट तो जब हुआ सो हुआ, लेकिन उसके पहले भी कुछ जमींदार्स और जो रॉयल क्लास के लोग यानी नोबल्स, रिच पीपल, रॉयल क्लास के लोग या किंग्स, आप मोनार्च भी बोल सकते हो, प्रिंसेस भी बोल सकते हो, फ्रॉम डिफरेंट टेरिटरीज, अलग अलग जगह से, इंडिया के अलग अलग जगह से, दे रेबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े। एंड इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वर मेनी इंडियन सेपॉयज। सेपॉयज मतलब सोल्जर्स हु वर इंडियन एंड हु वर्क फॉर द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश आर्मी में एज अ सोल्जर काम करते थे, दे वर कॉल्ड एज सेपॉयज। सो इन द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वहां पर ये अपने इंडियंस सोल्जर्स थे। They were ill treated by the company. Their salary and allowances were very less compared to the British soldiers. In 1806 at Vellore and in 1824 at Barakpur, the revolt took up a fierce form. ये जो हमारे इंडियन सेपॉयज थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, they were very much ill treated, मतलब बुरा बर्ताव होता था उनसे, आर्मी में उनके साथ बुरा बर्ताव होता था। सबसे पहले तो उनको सैलरी और अलाउंस जो मिलता है वो बहुत कम मिलता था कंपेयर टू ब्रिटिश ऑफिसर्स। हाँ, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके मुकाबले इनको सैलरी भी कम मिलती थी और अलाउंस भी। अलाउंस यानी भत्ता, अलग अलग टाइप का भत्ता मिलता है, जैसे हाउस रेंट हो गया, फूड अलाउंस हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, इस टाइप के अलग अलग खर्चे। तो इसी वजह से ये सोल्जर्स जो है, क्योंकि इनको सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं ब्रिटिश सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स, और आप इंडियन सोल्जर्स को कम दे रहे हो, ब्रिटिश सोल्जर्स को ज़्यादा दे रहे हो, तो ये भेदभाव होगा, तो डिस्क्रिमिनेशन नेचुरली चुभेगा। तो इसी वजह से, इसी गुस्से के कारण
ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन सेपॉइज ने लड़ाई की थी। और वो कब कब, 2 जगह पे 2 बार, 1806 में किया था वेलोर में एंड 1824 में किया था बरकपुर में। और ये बहुत बड़े पैमाने पे हुए थे ये रिवोल्ट, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया था इन रिवोल्ट्स को भी। ऑल दीज रेबिलियंस टुक प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, क्योंकि ये जितने भी रेबिलियंस थे वो अपनी अपनी जगह पे ही हुए थे। दे वर लोकल इन नेचर एंड सिंगल हैंडेड, एकदम लोकल थे नेचर में, मतलब जिस जगह पे शुरू हुई थी रिवोल्ट उसी जगह पे रिवोल्ट हुआ था, वो कहीं फैला नहीं था दूसरी जगह पे। तो दे वर लोकल इन नेचर एंड सिंगल हैंडेड, मतलब एक आदमी ही उस इतने से सप्रेशन को संभाल रहा था, रिवोल्ट को संभाल रहा था। द ब्रिटिश फोर्सिबली ब्रोक डाउन द रिवोल्ट, तो ब्रिटिशर्स के लिए तो बड़ा आसान था एक छोटी सी जगह पे रिवोल्ट को ब्रेक डाउन करना। पब्लिक अनहैप्पीनेस वॉज सप्रेस्ड बट इट डिड नॉट वैनिश, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पब्लिक अनहैप्पीनेस वॉज सप्रेस्ड, मतलब उनके दुख जो है वो सप्रेस कर दिए गए थे, दबा दिए गए थे, लेकिन वो खत्म नहीं हुए थे। दिस एंगर बर्स्ट आउट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, तो ये जो गुस्सा है ना, ये दबा दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन ये गुस्सा खत्म नहीं हुआ था, और ये सारा गुस्सा निकला था 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल में। एट वेरियस प्लेसेस द रेबिलियन टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, अलग अलग जगहों पे रेबिलियन हुआ था 1857 में, सिर्फ 1-2 जगह पे नहीं, बहुत सारे अलग अलग जगह पे हुआ था। एंड द डिसकंटेंट इन द माइंड्स ऑफ द डाइवर्स क्लासेस ब्लोड आउट इन द फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रगल एंड इट्स आउटब्रेक वाज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्म्ड रेबिलियन। और जो गुस्सा था, डिसकंटेंट मतलब गुस्सा, इन द माइंड्स ऑफ डाइवर्स क्लासेस मतलब सिर्फ ऐसा नहीं था कि खाली फार्मर्स, पीजेंट्स ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, या सिर्फ सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। It were farmers also, soldiers also, workers also, zamindars, peasants, royal people, रॉयल पीपल लोग भी, दे ऑल वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोशल रिलीजियस पीपल भी थे जो इनके खिलाफ थे। तो सभी के मन में, सभी अलग अलग क्लास, डाइवर्स क्लास लोगों के मन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ डिसकंटेंट था, और ये सारा का सारा डिसकंटेंट जो है इस 1857 के वॉर के रूप में, आर्म्ड रेबिलियन के रूप में निकल पड़ा। कॉजेस फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857, अब हम पढ़ते हैं कॉजेस फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857। ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड, कॉजेस मतलब क्यों ये 1857 का स्ट्रगल क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको जानने के लिए। ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड देयर वर मेनी किंगडम्स इन इंडिया, whatever changes took place at the center never affected the village system. The village system continued as it is, but the British changed the prevalent system and tried to set up a new system. Looking at the changing nature of village system created a feeling of instability and insecurity in the minds of the people. अब ब्रिटिशर्स के पहले भी यहाँ पे बहुत सारे किंगडम्स बने थे, हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़े हैं कि बहुत सारे किंगडम्स जो है, पल्लवाज है, मगधा है, नंदा किंग्स है, एंड मेनी अदर किंगडम्स, दे केम ओवर हियर, दे इस्टेब्लिश देयर रूल, उन लोगों ने अपने अपने रूल इस्टेब्लिश किए। जो भी चेंजेस होता था वो सेंटर में, किंगडम में होता था, लेकिन जो लोकल विलेजेस थे उनके लाइफ में कभी कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, वो जैसे चलते थे वैसे ही चलते थे। लेकिन ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद में विलेज सिस्टम भी अफेक्ट होने लग गए, लोग अफेक्ट होने लग गए फ्रॉम द विलेज। तो जब लोगों को दिखा ये इनस्टेबिलिटी, ये चेंजेस, ये इनसिक्योरिटी, डर, तो लोगों को गुस्सा डेफिनेटली आया है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ये इनको बदला जाए। नेचुरली आपको आके कोई बदलना चाहेगा, अरे तुम ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो आपको भी गुस्सा आएगा कि तुमको ऐसा क्या पड़ा है, मैं मेरे घर पे कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ वो। तो ब्रिटिशर्स हमारे ही घर पे आके हमें ही बोल रहे हैं कि ऐसे चेंज करो, वैसे चेंज करो, तो डेफिनेटली गुस्सा आएगा। ये तो था जो पहला कॉज जो था कि दे ट्राइड टू ब्रिंग आउट सम चेंजेस इन द नॉर्मल सेटअप, ठीक है। सेकेंड कॉज था इकोनॉमिक कॉजेज। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड न्यू रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज देयर इनकम। अभी जैसे हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है, रेवेन्यू सिस्टम के हिसाब से जब ब्रिटिशर्स नहीं थे उसके पहले कैसा था कि किसी भी फार्मर के लैंड पे जितना क्रॉप ग्रो होता था वो उस क्रॉप के हिसाब से किंग को टैक्स भरता था, और वो टैक्स भी कैश में नहीं होता था, काइंड में होता था, मतलब थोड़ा सा जो क्रॉप भी ग्रो करता था वही क्रॉप थोड़ा सा हिस्सा किंग को देता था एज अ टैक्स। लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए, पेइंग टैक्स इन काइंड तो बंद ही हो गया, यानी क्रॉप में टैक्स नहीं भरने का है, अभी कैश में टैक्स भरने का है, और टैक्स होगा
जमीन कितनी है उसके ऊपर, ना कि कितने जमीन पे आप ग्रो कर रहे हो उसके ऊपर। तो ये भी एक फैक्टर बहुत बड़ा अभी फार्मर्स लोगों को फेस करना पड़ गया कि पहले तो नहीं था इतना बड़ा जमीन का, अभी तो इतने बड़ी जमीन पे उनको टैक्स भरना पड़ रहा है। तो टैक्सेस जो है फोर्सिबली लिए जा रहे थे फार्मर्स से, भले क्रॉप्स ग्रो हो नहीं हो, उनको रेवेन्यू मिले नहीं मिले, टैक्सेस वर फोर्सिबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द एग्रीकल्चरल सिस्टम कोलैप्स्ड, क्योंकि फार्मर्स बैंकरप्ट हो रहे हैं, उनकी लैंड जमींदार के पास जा रही है, तो बैंक फार्मर्स कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे, तो एग्रीकल्चर सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया। टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एंड एंजॉय प्रॉफिट वॉज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स का पॉलिसी कुछ अलग ही था। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंडिया में आके वो अपने ब्रिटिशर्स में बने हुए गुड्स लाते थे बेचने के लिए और उनसे प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो इसके वजह से उन्होंने कुछ ऐसे ही पॉलिसीज बनाए कि इंडिया में लोग उनके बने हुए गुड्स खरीदे, ना कि इंडिया में बने हुए गुड्स खरीदे, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज पूरी तरह से रुइंड हो गई थी। हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पेशली पूरी तरीके से रुइंड हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। और क्योंकि यहाँ के बने हुए गुड्स कोई खरीद ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारे बने हुए गुड्स थोड़े महंगे थे और ब्रिटिशर्स के गुड्स फैक्ट्री में बने हुए थे, मशीन में बने हुए थे और फिनिश्ड गुड्स थे, ज़्यादा सफाई वाले थे और कम प्राइस में थे, तो नेचुरली लोग उनके ही गुड्स खरीदते थे इंडिया में। तो अपने इंडस्ट्री के बने हुए गुड्स कोई नहीं खरीदता था, तो यहाँ पे हमारी तो इंडस्ट्रीज बंद हो गई, क्योंकि जब माल ही नहीं बिकता है तो कैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। इंडस्ट्री बंद हो गई तो जितने आर्टिसंस काम करते थे वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए, अभी उनके पास कुछ काम नहीं रहा। तो इन सब लोगों के मन में जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ डिसकंटेंट जो है बढ़ता जा रहा था। तो ये जो है इकोनॉमिक कॉजेस था। इकोनॉमिक कॉजेस, फार्मर्स लोग को टैक्स भरना पड़ रहा था, जबरदस्ती उनसे टैक्स लिया जा रहा था और इसकी वजह से एग्रीकल्चरल सिस्टम कोलैप्स हो गया। दूसरा, ब्रिटिशर्स अपने कंट्री में बनाए हुए गुड्स यहाँ पे बेचते थे, जिसकी वजह से यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से यहाँ के आर्टिसंस जो है अनएम्प्लॉयड हो गए। और इन सभी लोगों के अंदर जो आर्टिसंस है और ये जो अपने फार्मर्स है, इन सभी लोगों के अंदर गुस्सा था इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, क्योंकि इस उनकी पॉलिसीज के, ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज की वजह से इन सबका पूरा पैसा जो है खत्म हो गया था और कोई इनकम नहीं थी। नेक्स्ट, सोशल कॉजेस। द इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वर इंटरफियरिंग इन द कल्चर। अभी लास्ट लेसन में हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अलग अलग लॉज पास किए, जैसे सती प्रोहिबिशन लॉ, विडो रीमैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज का लॉज, इन लोगों ने ये सब अलग अलग एक्ट पास किए। तो जिससे इंडियंस को क्या लगा कि ये हमारे रिलीजियन में क्यों इंटरफियर कर रहे हैं, ये हमारे सोशल मैटर्स में क्यों इंटरफियर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वो लोग जो है दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये देखिए, द इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वर इंटरफियरिंग इन देयर कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया, कि हमारे कल्चर, ट्रेडिशन और हमारे कस्टम में ये ब्रिटिशर्स क्यों इंटरफियर कर रहे हैं। सती प्रोहिबिशन, ये देखिए, सती प्रोहिबिशन, विडो रीमैरिज एक्ट वर करेक्ट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली देखा जाए तो सती प्रोहिबिशन, विडो रीमैरिज सोशल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बिल्कुल सही थे जो उन्होंने किया, लेकिन इंडियंस लोगों को क्या लगा कि ये हमारे लाइफस्टाइल में इंटरफियर कर रहे हैं और इसीलिए इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स से डिससेटिस्फाइड थे। अब दूसरे जो है पॉलिटिकल कॉजेस क्या थी। पॉलिटिकल कॉजेस में आफ्टर 1757 द ब्रिटिश टुक चार्ज ऑफ मेनी इंडियन स्टेट्स। पॉलिटिकल कॉज में 1757 के बाद में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जो इंडियन स्टेट्स थे, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हम जिसे कह सकते हैं, उनका चार्ज पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया। और क्या बोल के लिया, दो कारण से लिया। पहला बोल के कि जो किंग इस स्टेट को चला रहा है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब वो इस काबिल नहीं है कि वो स्टेट को रूल कर सके, इसीलिए वो हम ले रहे हैं। और दूसरा उन्होंने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने ये किया था कि जो भी स्टेट्स प्रॉपर नहीं चल रहे हैं या जिनके भी जो बोलते हैं ना वारिस, अगर गोद लिया हुआ वारिस है तो उसका वो स्टेट नहीं माना जाएगा, वो सब ये ले लेंगे हम। लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वो वाला जो चीज़ है। आफ्टर 1757 द ब्रिटिश टुक चार्ज ऑफ मेनी इंडियन स्टेट्स। लेटर लॉर्ड डलहौजी एलेक्स्ड मेनी प्रिंसली स्टेट्स ऑन वेरियस कॉजेज, है ना, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। फिर लॉर्ड डलहौजी ने भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स कर लिया। एनेक्स मीन्स कॉन्कर कर लिया, कैप्चर कर लिया। नवाब ऑफ अयोध्या को तो सिर्फ इसीलिए डी थ्रोन किया
ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये प्रॉपरली नहीं चला पा रहा है नवाब ऑफ अयोध्या, इसलिए उसको हम निकाल रहे हैं और हम उसकी जगह ले रहे हैं। और जो प्रिंसली स्टेट्स ऑफ सतारा, नागपुर एंड झांसी है, उनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत उन्होंने ले लिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब कि ये लोग जो हायर्स है प्रिंस या किंग जो है, ये रियल प्रिंस या किंग नहीं है, ये लोग गोद लिए हुए हैं, इसके लिए ये नहीं माननीय होंगे। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ डलहौजी, द इंडियंस डिड नॉट कंसिडर द ब्रिटिशर्स ट्रस्टवर्दी। तो ये इसी वजह से इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को ट्रस्टवर्दी नहीं समझा कि ये ब्रिटिशर्स किसी काम के नहीं है, ये हम लोग हमारे पॉलिटिक्स में भी इंटरफियर कर रहे हैं, हमारे राज्य हमसे छीन रहे हैं। डिसकंटेंट अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स। अब जो है द इंडियन सोल्जर्स वर गिवन लो स्टेटस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। हमने जैसे ही ऊपर देखा, स्टार्ट में हमारा वही था कि इंडियन सोल्जर्स को लो स्टेटस दिया जाता था, प्लस उनको सूबेदार के ऊपर कभी भी कोई पोस्ट नहीं दी गई थी। सूबेदार लोवेस्ट ऑफिसर होता है, लोवेस्ट ऑफिसर है ना, जो ऑफिसर्स का रैंकिंग होता है उसमें जो लोएस्ट ऑफिसर होता है वो सूबेदार होता है। तो सूबेदार से हायर कोई भी पोस्ट कभी इंडियन सोल्जर्स को मिली नहीं, और प्लस कंपैरेटिवली उनको कम पे दिया जाता था ब्रिटिश सोल्जर्स के मुकाबले, अलाउंसेस भी कम थे। इसके वजह से डिसकंटेंट इंडियन सोल्जर्स के अंदर भी था। अब इमीडिएट कॉज क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज? सो इन 1856 क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स को लॉन्ग एनफील्ड राइफल्स दी थी चलाने के लिए। एनफील्ड राइफल्स को अगर आप जानना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, इमेज आपको मिल जाएगी। एक पतले टनल वाली लंबी बंदूकें होती हैं, और उसके अंदर जो गोलियां कार्ट्रिजेस डालने वाली होती थी, उसको उन्होंने कहा था ब्रिटिशर्स ने कि उनको सेपॉइस को मुंह से तोड़नी पड़ेगी। मतलब गोलियों के बाहर कवरिंग होता है, उस कवरिंग को निकालना पड़ता था काट के, और वो कवरिंग किससे निकालेंगे? मुंह से निकालेंगे। और पूरे सोल्जर्स में ये अफवाह फैल गई थी कि ये जो कवरिंग है, ये कार्ट्रिजेस जो थे उनको जो ऊपर से कवरिंग लगाई है, कोटिंग लगाई है, वो है काव और पिग की चर्बी का। गाय और पिग इन दोनों की चर्बी का ये कोटिंग लगाया गया है, और उस कोटिंग को मुंह से निकालना है। अब काव तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही होली मानी जाती है, और मुस्लिम्स के लिए पिग होली है। तो ये हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों ही सिपाही थे इंडियन मिलिट्री में, तो दोनों के ही सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट हुआ, और इसीलिए उनके बीच में ये डिसकंटेंट जो है फैल गया। द आउटबर्स्ट disciplinary action was taken on those sepoys who refused to use the smeared cartridges and were given severe punishment। और ना ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया कि जो भी ये कार्ट्रिजेस मुंह से नहीं निकालेगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जाएगा, यानी कि ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिसिप्लिन, कि आप लोग डिसिप्लिन्ड नहीं हो, इसीलिए आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो मंगल पांडे जो बरकपुर कैंटोनमेंट का एक बंदा था, सोल्जर था, उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तो ये नहीं करने वाला हूँ। और जब उसको जबरदस्ती की गई थी तो उसने क्या किया, उस ब्रिटिश ऑफिसर को शूट कर दिया, मार डाला। अब जैसे ही ब्रिटिश ऑफिसर को उसने मार डाला मंगल पांडे ने, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, मंगल पांडे को, और उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। और ये जो न्यूज है कि मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया है जस्ट बिकॉज उसने ब्रिटिश ऑफिसर को मारा, और ब्रिटिश ऑफिसर को क्यों मारा? क्योंकि वो जबरदस्ती कर रहा था वो काव और पिग से बना हुआ कार्ट्रिज को काटने के लिए मुंह से। तो ये न्यूज जो है पूरा आग की तरह फैल गया सब जगह पे। द एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सेपॉयज एट मीरठ टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। तो पूरा का पूरा जो रेजिमेंट है, पूरा का पूरा मिलिट्री जो मेरठ में था, वो पूरे के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में आ गया, मतलब फ्रीडम की लड़ाई में आ गया, और उन लोगों ने सबने दिल्ली के तरफ मार्च चालू किया, इन सोल्जर्स ने। तो ये शुरू तो किया कैंटोनमेंट, मेरठ कैंटोनमेंट में ये स्टार्ट हुआ, इन लोगों ने दिल्ली मार्च चालू किया। रास्ते में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वॉलंटरीली जॉइंड देम ऑन द वे। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंडियन ने उनको अपनी मर्जी से ज्वाइन किया। उन लोग ने जाके किसी को बोला नहीं कि तुम हमको ज्वाइन करो, अपनी मर्जी से सबने ज्वाइन किया, क्योंकि ये खबर तो आग की तरह सब जगह फैल गई थी। और जैसे हमने ऊपर देखा, सभी लोग किसी न किसी वजह से गुस्सा थे ब्रिटिशर्स से, तो कई लोगों ने ज्वाइन किया। They handed over the leadership of the freedom struggle to the Mughal Emperor Bahadur Shah and proclaimed him as the Emperor of India। उन्होंने मुगल एम्परर बहादुर शाह, उस वक्त जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह, उनको ये लीडरशिप दे दी कि आप हमारे लीडर हो और हम ये फ्रीडम स्ट्रगल आपके लीडरशिप के अंडर में कर रहे हैं। और उसको दिल्ली का एम्परर भी डिक्लेयर कर दिया, दिल्ली कैप्चर कर ली उन्होंने फास्ट। स्कोप ऑफ द स्ट्रगल, स्कोप ऑफ द स्ट्रगल मीन्स ये स्ट्रगल कहाँ कहाँ तक फैला।
तो ये जो चीज है ना बेटा, स्कोप ऑफ द स्ट्रगल, ये आप लोगों को कम से कम 5-7 बार पढ़ना पड़ेगा नाम याद रखने के लिए। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सेपॉइज इंक्रीज्ड विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली। दिल्ली कैप्चर कर लिया था सेपाई ने, तो उनके सबके सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, मोरल जो है, बहुत बढ़ गए थे कि हाँ हमने फतेह कर ली है। इट ऑल्सो गेव इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स। अब कुछ लोगों ने दिल्ली फतेह कर ली तो बाकी सोल्जर्स को भी इंस्पिरेशन मिला कि हाँ हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, हम लड़ेंगे। तो पूरा रिवॉल्ट जो है नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो गया। द इंडियन सोल्जर्स रिवॉल्टेड इन कैंटोनमेंट्स फ्रॉम बिहार टू राजपुताना। कैंटोनमेंट मतलब हम गैराइसन बोल सकते हैं, या कैंप, सोल्जर्स का जो कैंप होता है जहाँ पर सोल्जर्स टुकड़ियों में रहती है। तो पूरा नॉर्थ में स्पेशली बिहार टू राजपुताना जितने भी कैंटोनमेंट्स थे मिलिट्री के, सब जगह से सोल्जर्स ने रिवॉल्ट करना चालू कर दिया था। जैसे कि कानपुर, बनारस, बरेली, झांसी, इन सभी जगह से सोल्जर्स आ गए थे। लेटर इट स्प्रेड टू साउथ इंडिया। फिर बाद में, पहले तो नॉर्थ में ही था, फिर धीरे धीरे साउथ इंडिया में भी स्प्रेड हुआ ये रिवॉल्ट। इन द रिवॉल्ट छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सतारा, देखो ये जो नाम अभी आएंगे ये आपको शायद एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसीलिए मैंने कहा था कम से कम 5-7 बार पढ़ना होगा। तो छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सतारा एंड हिज ऑफिसर रंगो बापूजी, चीमा साहेब ऑफ कोल्हापुर, बाला साहेब भावे ऑफ नरगुंड, भगोजी नायक ऑफ अहमदनगर वर इन द फोर फ्रंट। तो ये कुछ जो ऑफिसर्स थे या लीडर्स थे ये फोर फ्रंट में थे, आगे थे लड़ाई में। रॉयल क्वींस ऑफ पेट सुरगाना फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल। रॉयल क्वींस ऑफ पेट, पेट मीन्स सिटी, सुरगाना सिटी जो नासिक में है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में ये सुरगाना सिटी है। वहां के जो क्वींस थे, रॉयल क्वींस मतलब रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले लेडीज, इन लोगों ने भी इस फाइट में, स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। इन 1857 अंडर द लीडरशिप ऑफ कजर सिंह द भील्स रिवोल्टेड। भील्स भी एक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, तो कजर सिंह के अंडर में 1857 में इन लोगों ने रिवोल्ट किया था। वेर एज शंकर शाह लेड द रिवोल्ट इन सतपुरा। सतपुरा में शंकर शाह ने रिवोल्ट लेड किया था रीजन। 400 फीमेल भील्स पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट एट खानदेश। खानदेश में भी भील्स का रिवोल्ट हुआ था, उसमें 400 फीमेल भील्स ने भी, यानी वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था अच्छी तरीके से वहां पे। लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल ड्यूरिंग द 18th century, after the weakening of the Mughal Empire, invaders like नादिर शाह अब्दाली अटैक्ड इंडिया। ये हमने 7th के हिस्ट्री में भी किया है, नादिर शाह अब्दाली कितनी बार आया इंडिया और लूट के गया। और ये स्पेशली जब मुगल एम्पायर कंप्लीटली वीक होने लग गया था 18th सेंचुरी में, उस वक्त नादिर शाह बहुत बार आया इंडिया में इन्वेड करने के लिए, इंडिया को लूट के जाता था। तब मराठास जो हैं, इन लोगों ने ये देख लिया कि अब मुगल एम्पायर जो है इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, तो अब हमको ये अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। तो मराठास अंडरस्टूड दैट मुगल एम्पायर कैन नॉट रिएक्ट टू दिस फॉरेन इन्वेशंस, मतलब ये लोग उनको फाइट नहीं कर पा रहे हैं, मुगल्स लोग फाइट नहीं कर पा रहे हैं इन फॉरेन इन्वेशंस को, और उन्होंने ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ऑफ सेफ गार्डिंग इंडिया, यानी कि मुगल्स को भी मराठास ही सेफ गार्ड करेंगे। द मराठास फॉट अगेंस्ट अब्दाली एट पानीपत फॉर द सेम रीजन। और मराठास ने पानीपत में, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी मराठास और मुगल्स के बीच में, ये अब्दाली के बीच में, पानीपत में। तो मराठास ने पानीपत में अब्दाली से इसी वजह से लड़ाई की थी। इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, द डिसेंडेंट ऑफ मुगल्स बहादुर शाह वॉज इनकेपेबल ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था 1857 का, जैसे कि हमने ऊपर देखा अभी 1857 में बहादुर शाह जो मुगल एम्परर था उस वक्त, उसको लीडर बना दिया गया था। लेकिन जैसे कि मराठास को भी समझ में आ गया था कि ये बिल्कुल केपेबल नहीं है बहादुर शाह, हमको ही एक्शन लेना पड़ेगा, और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसी तरीके से सभी को पता चल गया था, और भी लोग थे जिन्हें पता था कि ये जो है बहादुर शाह, ही इज इनकेपेबल ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये कंडीशन समझ के नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी and Tatya Tope, they took up the charge of freedom struggle of 1857. So who took up the charge of the freedom struggle of 1857? Nana Saheb Peshwa, Rani Lakshmi Bai of Jhansi and Tatya Tope. Its effect could be seen on the Hindu-Muslim unity in this struggle. और इनका इफेक्ट दिखाई दे रहा था, क्योंकि मुगल्स के लिए हिंदूज लड़ रहे हैं, मराठास लड़ रहे हैं, ये लोग लड़ रहे हैं, तो ये स्ट्रगल में इफेक्ट दिख रहा था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी।
अभी देखो बहुत सारे है ना मुस्लिम लीडर्स भी है, हिंदू लीडर्स भी है, एंड दे ऑल वर फाइटिंग टुगेदर. मौलवी अहमद अल्लाह, कुंवर सिंह, मुगल कमांडर बख्त खान, बेगम हजरत महल लेड द रिवॉल्ट इन वेरियस रीजन्स. अब ये जो 4 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, मौलवी अहमद अल्लाह, कुंवर सिंह, मुगल कमांडर बख्त खान, बेगम हजरत महल, ये ऑड मैन आउट के लिए ना ये 4 नाम के जगह पे कोई एक नाम दूसरा आपको दे सकते हैं. तो ये नेम्स आपको वैसे आपको ध्यान रखना है. हाँ, बेगम हजरत महल दे लेड द रिवॉल्ट इन वेरियस रीजन्स. द नेचर ऑफ रिवॉल्ट इन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वेस्ट बिहार वॉज मोर फियर्स. तो इन जगहों पे ये नेचर ऑफ रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा फियर्स था, यानी तेज था. क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल. अब ब्रिटिशर्स से हम लड़ना तो चालू कर दिए, हमने आधी जीत तो दिल्ली को कॉन्कर करके ले भी ली थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हार नहीं मानी. उन्होंने धीरे 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 हमारे स्ट्रगल को क्रश करना चालू किया. द इंडियंस wholeheartedly fought against the British, including soldiers, zamindars, kings, commanders and common people, है ना. ये सभी लोग, all these people were there in the fight against the Britishers in this 1857 revolt. The Indian sepoys started the freedom struggle before the fixed time. Indian sepoys ने तो पहले ही स्टार्ट कर दिया था. सबसे पहले इंडियन सेपोइज ना मेरठ कंटोनमेंट में सबसे पहले इंडियन सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था, और इनिशियली वो लोग सक्सीड भी हो गए थे, जीत भी रह गए थे, दिल्ली कॉन्कर भी कर ली थी. बट मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज वास्ट. लेकिन जो मिलिट्री स्ट्रेंथ और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल था, मतलब ब्रिटिशर्स की मिलिट्री और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, रूल था, वो ज़्यादा पावरफुल था इंडियंस वालों से. कैसे? द ब्रिटिश क्रश डाउन द स्ट्रगल बाय ऑल मीन्स. ब्रिटिशर्स ने हर पॉसिबल तरीके से ये क्रश जो रिवॉल्ट था उसको क्रश कर दिया. द ब्रिटिश मेड क्विक रिकवरी एंड विद इन नेक्स्ट 6 months रीगेन द लॉस्ट टेरिटरीज. ब्रिटिशर्स ने बहुत ही फास्ट एक्शन लिया और अगले 6 महीने में उन्होंने सारे जितने भी हार गए थे, जो इंडियन सेपॉइज ने उन लोगों से छीन लिए थे, जितनी भी टेरिटरीज हार गए थे ब्रिटिशर्स, उन सबको उन्होंने एक एक करके वापस से ले लिया, जीत लिया, और दे रीगेन द लॉस्ट टेरिटरीज. रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला लेड देयर लाइव्स. तो इसी दौरान इन ग्रेट लीडर्स ने, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला, इनकी जान चली गई. इन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लाइफ कुर्बान कर दी, जस्ट फॉर द फ्रीडम फाइट करते हुए. बहादुर शाह वॉज इम्प्रिजन्ड एट रंगून. अब बहादुर शाह जो मुगल एम्परर था, उसको तो रंगून में जेल में डाल दिया. रंगून कहाँ आता है? आज की डेट का म्यांमार. पहले बर्मा होता था, आज की डेट का म्यांमार, जिसे म्यांमार कहते हैं, हमारी ईस्टर्न बाउंड्री पे नेबरिंग कंट्री. तो वहां पर बहादुर शाह को इम्प्रिजन कर दिया था, जेल में डाल दिया था. नाना साहेब पेशवा और बेगम हजरत महल, ये दोनों जो है नेपाल चले गए थे शेल्टर लेने के लिए. तात्या तोपे fought for the next 10 months against the British, but due to betrayal he was caught and hanged to death. तात्या तोपे तो फिर भी अगले 10 महीने तक और लड़े तात्या तोपे, लेकिन क्योंकि उनके साथ धोखेबाजी हुई, उनके ही लोगों ने उनके साथ गद्दारी की, इसके वजह से वो पकड़े गए एंड ही वॉज हैंग टू डेथ. तो उस वक्त भी गद्दार लोग थे, आज भी गद्दार लोग हैं. सो इन दिस वे बाय द एंड ऑफ 1858 द ब्रिटिश रथलेसली क्रश्ड डाउन द स्ट्रगल. तो इस तरीके से एक एक करते करते 1858 के एंड तक उन्होंने बुरे तरीके से इस रिवॉल्ट को क्रश कर दिया था, रुथलेसली, बुरी तरीके से. Even though the struggle began with the discontent among Indian soldiers, but later the peasants, artisans, common people and tribes came together to fight against the British. यानी ये स्ट्रगल जो है शुरू हुआ था इंडियन सोल्जर्स के डिसकंटेंट से, बट लेटर इसमें पीजेंट्स, आर्टिसंस, कॉमन पीपल, ये सब भी जुड़ गए थे. अलग अलग ट्राइब्स, वो भी हमने ऊपर देखे अभी, सब जुड़ गए थे इस फाइट में और सब एक हो गए थे टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. And in this rebellion, Hindus, Muslims stood up with a great force. Hindus और Muslims दोनों साथ में आ गए थे. They stood up with great force. Their common aim was overthrowing the British from India. और उन सब का एक ही मकसद था, ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है. There was an inspiration of gaining independence behind this struggle, and therefore this freedom struggle gained a national form.
तो ये जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, इसके पीछे एक एम था, एक मकसद था, एक इंस्पिरेशन था कि हमें हमारे इंडिया को आज़ाद कराना है इन ब्रिटिशर्स से। और इसी वजह से ये फ्रीडम स्ट्रगल जो है सिर्फ एक लिमिटेड जगह पर नहीं, ये पूरे नेशन में फैल गया था। लेकिन फिर भी ये फेल हो गया। क्यों? क्या रीजंस थे? कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द स्ट्रगल। द स्ट्रगल ऑफ 1857 बिकेम अनसक्सेसफुल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये रीजंस थे: द स्ट्रगल वॉज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। ये स्ट्रगल बिल्कुल भी बड़े पैमाने पे नहीं था। अगर हम बोले कि बड़े पैमाने में मतलब पूरा का पूरा इंडिया इसमें शामिल नहीं था। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स वर देयर, बट पूरा इंडिया इसमें शामिल नहीं था। द स्ट्रगल डिड नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल ओवर इंडिया, ना एक साथ में पूरे इंडिया में नहीं हुआ था। इट्स इंटेंसिटी वॉज मोर सिवियर इन द नॉर्थ इंडिया, बट राजपुताना, पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिमेन्ड अलूफ। इसका इंटेंसिटी जो था वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी कुछ पार्ट्स ऐसे थे जिन्होंने ये फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जैसे कि राजपुताना, पंजाब और बंगाल के कुछ पार्ट्स, या नॉर्थ वेस्ट हम बोल सकते हैं, गुजरात, राजस्थान। ये पार्ट बिल्कुल ही अलग थे, इन्होंने बिल्कुल भी फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, बिल्कुल अभी हमने देखे जितने भी रिवॉल्ट्स थे अलग अलग जगहों पे हुए थे, ये सभी के सभी रिवॉल्ट्स जो हैं अलग अलग लीडर्स के अंडर में हुए थे। तो एक प्रॉपर लीडर कहीं पर भी नहीं था, सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। इसी वजह से सबके अलग अलग तरीके थे ब्रिटिशर्स से फाइट करने के, तो कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी ब्रिटिश स्ट्रगल के अगेंस्ट में। मोस्ट ऑफ द फ्यूडेटरी प्रिंसेस रिमेन्ड अलूफ। मोस्ट ऑफ द फ्यूडेटरी प्रिंसेस रिमेन्ड अलूफ मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि किस तरीके से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के वजह से ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे प्रिंसेस का किंगडम्स जो है ले लिया था। लेकिन इनमें से भी कुछ को जब अगर वापस दे भी दिया था, तो इनमें से जिन लोगों के छीन लिए उन्होंने तो फाइट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन इनमें से कुछ फिर भी अलग ही थे कि चलो जाने दो, अपने को तो फाइट नहीं करना है। दे रिमेन्ड फेथफुल टू द ब्रिटिश, कि हम ब्रिटिशर्स को फॉलो करेंगे, हम इन लोग के साथ नहीं लड़ेंगे। लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिस। इंडियन सोल्जर्स वर ब्रेव बट डिड नॉट यूज टैक्टिस। टैक्टिस मतलब स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग नहीं किया था। ब्रेव बहुत थे इंडियन सोल्जर्स, बट उनके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, स्ट्रेटेजी नहीं थी। दे कैप्चर्ड दिल्ली बट कुड नॉट रिटेन इट। दिल्ली कैप्चर कर लिया लेकिन उसको संभाल नहीं पाए। सिमिलरली द इंडियन रेबल्स हैड लिमिटेड आर्म सप्लाई। जो इंडियन रेबल्स थे लड़ने वाले, उनके पास आर्म सप्लाई ज्यादा नहीं था, लिमिटेड था, यानी गोला बारूद, बंदूकें वगैरह। और ब्रिटिशर्स के पास में तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी थी, डिसिप्लिन्ड आर्मी था, इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म्स एंड एक्सपीरियंस्ड आर्मी जनरल्स। आर्म्स एंड अम्यूनिशंस भी अच्छे खासे थे, लेटेस्ट आर्म्स एंड अम्यूनिशंस, आर्मी जनरल्स, एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप देने के लिए, वो सब था। तो देखा जाए तो अपने पास कुछ नहीं था और इनके पास सब कुछ था ब्रिटिशर्स के पास। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये सब यहाँ पे डेवलप किए थे, तो इनका पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में था, इसीलिए उनका मूवमेंट जो है बहुत ही स्विफ्ट था, फास्ट था, क्विक था, बिना रुकावट के था। लेकिन इंडियंस को मूव होने के लिए बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। ड्यू टू दिस द इंडियन सेपॉयज कुड नॉट सक्सीड। तो ये कुछ रीजंस थे कि इंडियन सेपॉयज क्यों सक्सीड नहीं हो पाए। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द मेन कॉज व्हाई दिस रिवॉल्यूशन फेल्ड? बिकॉज वी डिड नॉट हैड दैट टैक्टिस एंड वी डिड नॉट हैड दैट डिसिप्लिन्ड आर्मी और वन लीडर, कॉमन लीडर। एंड ब्रिटिशर्स के पास में ये सब कुछ था, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन्ड आर्मी, इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म्स, experienced army generals. Also, transport and communication was completely in their hands for the swift movement of the army. So, wars are fought not only based on bravery but also through military strategies. तो wars अगर लड़ने हैं तो सिर्फ bravery enough नहीं है, strategies भी चाहिए. International situation favorable for Britishers. अब ब्रिटिशर्स इसलिए भी जीत पाई क्योंकि इंटरनेशनल में जो सिचुएशन बना हुआ था वो ब्रिटिशर्स को फेवर कर रहा था। जो क्राइमियन वॉर चल रहा था रशिया के बीच में, वो जस्ट खत्म हुआ ही था उस वक्त और ब्रिटिशर्स उसमें जीत चुके थे। और इसी वजह से उनके साथ उनके अच्छे खासे ट्रेड रिलेशंस थे बहुत सारे कंट्रीज में वर्ल्ड के। और उनका नवल स्ट्रेंथ जो था वो भी बहुत ही स्ट्रांग था। नवल स्ट्रेंथ वो बहुत ही वास्ट भी था। तो इंडियन रेबल्स लेकिन थोड़े आइसोलेटेड थे, अलग अलग थे, छुपे हुए रहते थे, वो ओपनली बाहर नहीं आ पाते थे और बहुत कम थे, गिनती के थे।
और इन ब्रिटिशर्स के पास तो बहुत वास्ट आर्मी था, चाहे लैंड पे हो या वाटर पे हो। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ फ्रीडम स्ट्रगल का? इस फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस यानी नतीजा था एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ट्रेडिंग कंपनी थी, वो रूल कर रही थी, अब उसका रूल खत्म हो जाएगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल स्टार्ट हो जाएगा। यानी रूल तो होगा ही हमारे ऊपर, लेकिन एक ट्रेडिंग कंपनी के बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल होगा। So due to the company rule, there was growing dissatisfaction among the Indians and the British rule had to face the struggle of 1857, है ना। कंपनी के रूल की वजह से डिससेटिस्फेक्शन बढ़ा इंडियंस के बीच में और ये इतना बड़ा फाइट का सामना करना पड़ा ब्रिटिशर्स को। सो इसी वजह से ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उन्होंने एंड किया ये कंपनी रूल इंडिया में, और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद ने ले ली अपने हाथ में थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यानी उन्होंने अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया 1858 में, और उस एक्ट के तहत अब इंडिया में कंपनी का रूल नहीं होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल होगा। और अब गवर्नर जनरल यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा वाइसरॉय। जो कंपनी का रूल था वहां पर जो हाईएस्ट पर्सन था अथॉरिटी में वो था गवर्नर जनरल, लेकिन क्योंकि अभी एक कंट्री का रूल है हमारे ऊपर तो यहाँ का हाईएस्ट अथॉरिटी है वाइसरॉय, जो एक रूलर के बराबर है। तो हमारा जो पहला रूलर था लॉर्ड कैनिंग हैपन टू बी द लास्ट गवर्नर जनरल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था, और वही जो है फर्स्ट वाइसरॉय भी बना। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ and the first viceroy of India. A new post called Secretary of State was created in the British government to look after the affairs of India. और एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस नए पोस्ट के जरिए जो भी ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब जो भी इस पोस्ट पे आएगा, ही विल लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ इंडिया, यानी यहाँ के सारे कामकाज वो देखेगा। क्वींस प्रोक्लेमेशन, क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड। अभी क्वीन विक्टोरिया के बारे में तो हम सभी जानते हैं। क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड जो है उस वक्त क्वीन रूल था। शी इश्यूड अ डिक्लेरेशन एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया। उसने एक डिक्लेरेशन मतलब एक रूल फॉर्मेट बनाया इंडिया को एड्रेस, इंडिया के लोगों को एड्रेस करते हुए, जैसे मानो इंडिया के लोगों के लिए ही उसने ये बनाया है। उस हिसाब से ऑल इंडियंस आर अवर प्रोजेनी, प्रोजेनी आर दैट मीन्स आर अवर चिल्ड्रन, कि सारे इंडिया के लोग हमारे बच्चे हैं। Henceforth they will not be discriminated on the basis of race, religion, caste or birthplace etc. इसीलिए आज के बाद से उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उनके रेस, रिलीजियन, कास्ट, बर्थ प्लेस, इनके बेसिस पर हम उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। There will be no interference in the religious affairs. हम इंडिया के रिलीजियन अफेयर्स में भी इंटरफियर नहीं करेंगे। It was made clear that the British Crown will honor all treaties and agreements made by the company with the rulers of princely states and no princely state will be annexed henceforth. और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के साथ में जो भी एग्रीमेंट्स हमारी बनी हुई थी कंपनी की, हम वो सारे एग्रीमेंट्स को ऑनर करेंगे, यानी कि उनकी इज्जत करेंगे और वो वैसे ही रखेंगे, उनमें चेंजेस नहीं लाएंगे। और आज के बाद कोई भी प्रिंसली स्टेट को हम कॉन्कर नहीं करेंगे, एनेक्स नहीं करेंगे। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ आर्मी। अब क्वीन विक्टोरिया ने तो ये किया डिक्लेरेशन, लेकिन ये ब्रिटिशर्स बाज आने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर भी अपनी प्लानिंग जो है डिवाइड एंड रूल की यहाँ पे अपनाई है और पूरी कोशिश की है कि इंडियंस को अलग कैसे किया जाए। द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वॉज इंक्रीज इन द आर्मी। अभी आर्मी में प्रोपोर्शन पहले इंडियन सोल्जर्स का ज्यादा था, अब ब्रिटिश सोल्जर्स का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया। इंग्लिश सोल्जर्स वर प्लेस्ड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे वहां पर सब जगह पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को तैनात कर दिए गए। आर्टिलरी वॉज केप्ट एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। आर्टिलरी मतलब आर्म्स एंड अम्यूनिशंस, जितने भी हथियार, गोला बारूद का जो भी प्लेस था, दैट वॉज केप्ट एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। देयर वॉज डिविजन ऑफ मिलिट्री ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अभी देखो ऊपर जस्ट हमने पढ़ा कि क्वीन विक्टोरिया ने यह डिक्लेयर किया था कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, लेकिन
ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो उन्होंने डिवीजन कर दिया कास्ट वाइज मिलिट्री में, कि हायर कास्ट के लोगों का एक ग्रुप, लोअर कास्ट के लोगों का एक ग्रुप, कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेट कर दिया। प्रॉपर केयर वॉज टेकन टू अवॉइड इंडियंस टू यूनाइट एंड रेबेल अगेन अगेंस्ट द ब्रिटिश। प्रॉपर केयर लिया गया कि इंडियंस जो है वापस से यूनाइट ना हो सके और वापस से ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना लड़ सके। मतलब इस बात का ध्यान दिया गया कि वो लोग एक ना हो। चेंज इन पॉलिसी, द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियंस। ये चीज उन लोगों ने मान ली कि हमारे रिलीजियस और सोशल एक्टिविटीज में वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी उनकी थी। दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग केयर दैट द इंडियन सोसाइटी विल नॉट बी यूनाइटेड ऑन सोशल ग्राउंड्स। प्लस उन्होंने ये भी चीज ध्यान रखी कि इंडियन सोसाइटी जो है सोशल ग्राउंड्स पे बिल्कुल भी एक ना हो पाए, यानी सोशली दे डू नॉट कम टुगेदर, यूनाइटेड ना हो। दे सॉ टू इट दैट देयर विल बी कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजियन, रेस, टेरिटरी एक्सेट्रा। और उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि इंडियंस आपस में लड़ते रहे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन, रेस, टेरिटरी, कि ये तुम्हारी जगह है, ये मेरी जगह है, तुम इस जाति के हो, वो इस जाति का है। तो इन बेसिस पे इंडियंस लड़ते रहे, इस बात का खास ख्याल रखा। और क्यों ये लोग चाहते थे इंडियंस लड़ते रहे इन सब चीजों में, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इंडियंस यूनाइट हो। सो दे मेड दिस अ पॉइंट दैट इंडियंस fight on the grounds of caste, religion, race, territory, etc. And they adopted the policy of polluting the minds of Indians by following the divide and rule policy. उन्होंने इंडियंस की माइंड्स को इस तरीके से गंदा कर दिया था, जैसे मानो ये पॉलिसी जो है ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो पूरी तरह से अपना ली थी, एक इंडियन को दूसरे इंडियन के खिलाफ भड़काने का काम। Due to the freedom struggle of 1857, the Indians felt of giving a united fight against the British rule. The freedom struggle of 1857 became an inspiration of Indian freedom movement. तो इसी फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से, 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से इंडियंस जो है, इनके मन में ये इनको जरूरत लगी कि हमें एक यूनाइटेड फाइट देना जरूरी है ब्रिटिशर्स को। इस बार जो हम अलग अलग फाइट दिए हैं, अब हमें यूनाइट होकर फाइट देना होगा ब्रिटिशर्स को। और 1857 का स्ट्रगल जो है उन सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन गया फॉर फ्रीडम मूवमेंट। और हम देख ही रहे थे उसके बाद में कई सारे मूवमेंट्स हुए जो हम आने वाले लेसन्स में स्टडी करने वाले हैं। तो इसके साथ ही ये लेसन मेरा यही खत्म होता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल सकते हैं। आज के लिए यही एंड करूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।